हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम यूपी और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपठित गद्यांश से तात्पर्य है ऐसे गद्यांश जिनको हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और यूपी क्योंकि यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, अतः बहुत लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं देखते हैं। इसी तरह यूपी टेट का जो हिंदी होता है उसमें भी अपठित गद्यांश के क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे कुछ गौर करने की बातें हैं, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा जिसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो। दोस्तों, पहले तो हम आते हैं कि अपठित गद्यांश क्या है। सबसे बड़ी बात, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से लगभग इसमें कम से कम 20 अंक के क्वेश्चन, 21 अंक के क्वेश्चन पूछते हैं। तो लोक सेवा आयोग के जो प्रश्न होते हैं उसमें पहला प्रश्न पूछता है कि शीर्षक का गद्यांश, शीर्षक क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। उसके बाद क्या करता है, वो एक पैरा देता है और उसमें 4 से 5 पैरा में 4 से 5 लाइनों को क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है और कहता है कि प्रत्येक लाइन की व्याख्या करिए। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसके शीर्षक क्या है, तो शीर्षक आप देख लेते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसकी व्याख्या करिए। तो ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि हमारा आज पूरा फोकस यूपी या यूपी टेट को है, क्योंकि उसका सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज हम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम लेंगे। मित्रों, अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बुद्धिबल ज्ञान करना। बुद्धिबल अर्थात कैंडिडेट के अंदर कितनी तार्किक क्षमता है, कितनी विश्लेषणात्मक क्षमता है, इसका ज्ञान करने के लिए अपठित गद्यांश को सिलेबस में रखा गया है। दूसरा है शब्द ज्ञान। कभी कभी शब्द ज्ञान को भी जानने के लिए इसके द्वारा शब्द ज्ञान को भी जाना जाता है। अब ठीक, उद्देश्य आप समझ गए हो। अब उसका है अर्थ क्या है। देखिए, अपठित, अपठित, छोड़ दीजिए, पठित मतलब जो पढ़ा गया हो, अर्थात जिसको आप पढ़ते हो अपने सिलेबस में या जो आपके सामने बार बार दिखता है। लेकिन पठित का मतलब हो जाएगा, लेकिन मतलब नहीं, अर्थात जो पढ़ा नहीं गया हो, अर्थात जो आँखों से आपके गुजरता नहीं हो, जो समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में आते हैं जो गद्यांश, तो उसको एक तरह से अपठित गद्यांश कह सकते हो। जो हमारे सिलेबस का भाग भी नहीं होते हैं, या किसी साहित्य से या किसी उपन्यास से एक गद्यांश को ले लिया जाता है और कैंडिडेट से उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उद्देश्य क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, आप समझ गए हो। मित्रों, आप थोड़ा गौर करने की बात यह है कि थोड़ा सा कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं जब भी आप अपठित गद्यांश को हल करने जाइए। तो इसके कुछ सामान्य नियम है जिसको हम ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला है कि कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है। जो गद्यांश होता है लगभग 7 से 8 लाइन की होती है, मैक्सिमम 10 लाइन की होती है। उसको 3 से 4 बार एक बार पढ़ लो शांत दिमाग से। दूसरा काम करो, उसके मूल भाव और विचार को समझो कि ये कंटेंट क्या है। मान लीजिए कोई पैरा है, उसमें किसान के बारे में दिया गया है, किसान दिनहीन होता है, वर्षा में उसकी स्थिति ये होती है, बैंक से ऋण नहीं मिलता है, उसकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती है। तो अर्थात कोई किसान के इर्द गिर्द कोई चीज़ें घूमती है तो किसान से संबंधित हो गई। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, दर्शन से चीज़ें को रिलेट करती है। जैसे कहा जाता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख एक ऐसी मनोभावना होती है जो व्यक्ति को कहीं न कहीं हमेशा एक मनोवेग प्रदान करती है, और दुख उसको कहीं न कहीं निराशा की ओर ले जाती है। तो ये दार्शनिक टर्मिनोलॉजी होती है। तो सब मिला के भाव को समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली किस सेक्शन में जा रहा है। तीसरा है उत्तर सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। जो भी उत्तर होने चाहिए 1 या 2 लाइन में ही उसके उत्तर अमूमन मिल जाने चाहिए। तीसरा है शीर्षक। कभी कभी मित्रों शीर्षक पूछ लेता है। यूपी जो एग्ज़ाम होता है उसमें शीर्षक पूछता है। तो शीर्षक की विशेषता होती है ये एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 शब्दों से बना होना चाहिए। शीर्षक एक वाक्य पूरा नहीं होने चाहिए। शीर्षक में हमेशा 2, 3, मैक्सिमम 4 शब्द से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे सुख और दुख, जैसे किसान की व्यथा, ऐसे आप शीर्षक बना सकते हो। ये नहीं कह सकते हो किसान ऋणग्रस्त से जूझता एक किसान की स्थिति, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा 2 या 3 शब्दों का हमेशा जो शीर्षक होनी चाहिए। अब देखिए मित्रों, अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ उदाहरण के लिए आपके साइड स्लेज में चल रहा है, इसको मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप भी उसको देखिए। एक उदाहरण हम लोग कर लेते हैं। देखिए, दिया है जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन दिया है कि वैज्ञानिक प्रयोगों की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति
की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु सेना पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश की करने की दिशा को साकार करने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। क्योंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकेगी। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। अर्थात इस गद्यांश में हमें ये समझ आ रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो कहीं न कहीं जो अमेरिका द्वारा जापान पे बम गिराया जाता है, तो जो परमाणु शक्ति, जो परमाणु बम है, इसकी शक्ति से पूरा देश परिचित होता है। तो प्रत्येक देश हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जो भी रसिया हो, चोरी छुपे क्या करते हैं, परमाणु हथियार बनाने लगते हैं। और वो परमाणु हथियार इतने विनाशक होते हैं कि अगर एक बार अगर इसका विस्फोट कर दिया जाए तो एक समूल देश को नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। अतः इसको रोकने के लिए निशस्त्रीकरण जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है। तो सब मिला के इस गद्यांश में परमाणु जो हथियार है उसकी विनाशकता क्या है और उसको रोकने के लिए निशस्त्रीकरण अर्थात जो शस्त्रों का विकास हो रहा है उसको रोकने के लिए कानून बनाने की बात की जा रही है। ठीक है मित्रों, आप क्वेश्चन पे आइए। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, ये पूछ रहे हैं। ये गद्यांश का मूल अर्थ क्या है? दिया है आतंक और सर्वनाश का भय, विनाश में शस्त्रास्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। देखिए मित्रों, हमने आपसे बताया था ना कि ये कहीं न कहीं निशस्त्रीकरण की बात कर रहा है, तो क्योंकि ये कंट्रोल की बात कर रहा था, अतः इसका उत्तर क्या होगा? चौथा होगा, डी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराया गया अणु बम ने। देखिए मित्रों, अभी हमने चर्चा भी किया कि जब परमाणु बम जापान पे गिराया गया था तो इतनी विनाशकता को देख के लोगों का ध्यान परमाणु बम की तरह आकर्षित हुआ, अतः इसका आंसर सी होगा। तीसरा, एटम बम की अपनी शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, जापान की अजय शक्ति की पराजय से। देखिए इसका आंसर भी पहला होगा ना। तो इस तरह से पांचवा को जो लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता उनकी संपत्ति नष्ट की जाती है। दोनों देशों के शस्त्रास्त्र युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जनता और संपत्ति के समाप्त करने की बात इस सेंटेंस में की गई है। अतः सब मिला के मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जब भी ऐसे गद्यांश आपसे पूछे तो आप 3 से 4 बार पढ़िए, फिर उसके बाद आप प्रश्न पढ़िए और प्रश्न में को ध्यान में रखते हुए उसके मूल भाव को ध्यान में रखते हुए, हमने कहा मूल भाव और विचारों को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन सब सही होंगे। थैंक यू मित्रों।